बॉयल्स लॉ होता क्या, अगर आपके जहन में हो तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी अगर आपको याद हो? P1 V1 बराबर P2 V2। ये किस में से आया था? आया तो था, ये खुद मैथ की ज़बान में किस में से आया था? PV इक्वल्स टू K से ना। मैंने एक अल्टरनेट डेफिनेशन आपको बॉयल्स लॉ में लिखवाई थी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज गिव्स अ कैसी क्वांटिटी? कांस्टेंट क्वांटिटी। तो दोस्तों अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए यानी प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के ज़रिए अगर आप साबित कर दो क्या प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किसके बराबर? कांस्टेंट के, तो ये साबित हो जाएगा। कौन सा लॉ प्रूव हो गया? बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। चले जी स्टार्ट लेते हैं। द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज हाउ मच? P इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर, और रो किसके बराबर होता है? MnV के। तो दोस्तों रो की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/3 अपनी जगह, रो की जगह आ जाएगा MnV। साथ में क्या लिखा है? एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। NV का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो आएगा बेटा, बाद में आएगा वो भी आएगा। तो NV बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। NV किसके बराबर है? N/V के। साथ में लिखा है सर एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। अपने टारगेट पे नज़र रखनी है। टारगेट बड़ा सिंपल है, सादा है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि हमें प्रेशर और वॉल्यूम किस फॉर्म में चाहिए? मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रेशर और वॉल्यूम किस फॉर्म में चाहिए? मल्टीप्लाई की फॉर्म में चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रेशर है यहाँ पे, इसके साथ वॉल्यूम लाना है। वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया। अब नहीं करना, अब कलाकारी नहीं करनी। हाँ अभी बता रहा हूँ, जब आपका दिल करेगा करेंगे, जब आप बोलोगे नहीं करेंगे। सुन लो मेरी बात, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ऐसा डायरेक्ट नहीं जम पे नहीं मारनी है भाई। PV तो किसके बराबर होता है? नहीं लिखूंगा मैं, वजह अरे भाई बॉयल्स लॉ कह रहा है कि PV लेके आओ, सिर्फ PV ना लेके आओ, उसको कांस्टेंट के बराबर भी लेके आओ ना। तो पहला काम तो किया ना, ये तो अल्ले तो गप्पे तो हो गया। इधर तो क्या हो गया सर? प्रेशर और वॉल्यूम आ गए। अब दूसरी तरफ क्या साबित करना है? कांस्टेंट। दूसरी तरफ क्या साबित करना है? कांस्टेंट। चलो भाई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा सादी सी बात ये है सर, MV स्क्वायर जैसी चीज़ है। कल मैंने आपको बताया था और हम बचपन से जानते हैं, बड़े हो गए हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी एवरेज वाली, सुन लो बड़ी टेक्निकल बात है यहाँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें किसकी? मॉलिक्यूल की, तो उसका फार्मूला क्या है बताओ? ठीक है 3/2 kT। और जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 MV स्क्वायर। अगर यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज वाली है, कौन सी वाली आएगी? ठीक है, अब वो कौन सी है तो अभी देख लेते हैं। ठीक है सही है। तो दोस्तों मास इसमें एक मॉलिक्यूल का है, तो ये किसका आया? एक मॉलिक्यूल का। 2 यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो MV स्क्वायर किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ MV स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कितना मोल? कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। क्यों सर? क्योंकि इसमें मास किसका है? एक मॉलिक्यूल का, स्मॉल m में ना। ठीक है, तो हमने कहा सर PV तो आ गया अपनी जगह, 1/3 भी आ गया अपनी जगह, N भी आ गया अपनी जगह। N तो पहले ही कांस्टेंट है। एक सवाल आप ये पूछ सकते हो, इसको क्यों हिला रहे हो भाई? N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स। एक कंटेनर ले लिया, उसमें गैस मौजूद है, तो पार्टिकल की तादाद क्या है भाई? फिक्स है, कांस्टेंट है। दोस्तों ये कांस्टेंट, एक मॉलिक्यूल का मास भी कांस्टेंट। अब इसको कुछ ना कुछ करना है ना जिससे पता लगे कि कांस्टेंट हो। ठीक है सही है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं सर। तो हमने कहा MV स्क्वायर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो इसकी जगह आया 2, और फिर साथ में लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी किसकी? एक मॉलिक्यूल की। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला भी हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया।
क्या है बताओ भाई, 3/2 kT, ऐसा ही है, ठीक है। तो पी भी अपनी जगह, 1/3 भी अपनी जगह, एन भी अपनी जगह, 2 भी अपनी जगह, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की जगह क्या लिखेंगे, 3/2 kT। कसाई बन जाओ, कसाई बनने का दिल कर रहा है। यही तो वो घड़ी थी सर जिसके इंतजार में थे हम। क्या मतलब, 3 से 3, 2 से 2, PV इक्वल्स टू N1 साथ में क्या लिखा है, NKT। दोस्तों अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस NKT की जगह लिख दूं कांस्टेंट। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। तो मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, तुमने कहा सर कैपिटल N का मतलब फिक्स हो गए कांस्टेंट, K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट नहीं होता है भाई। क्या लाजमी है क्या कांस्टेंट हो, लेकिन कौन से लॉ की शर्त है, बॉयल्स लॉ की क्या है शर्त। तो ये दोस्तों तीनों क्या हो गए, कांस्टेंट। तो जब ये तीनों कांस्टेंट है तो इन तीनों के मल्टीप्लाई का जवाब भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो PV किसके बराबर आ गया भाई, कांस्टेंट के। किसको शो कर रहा है, बॉयल्स लॉ। लिख लेंगे भी। तो भाई चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट मैथमेटिकल क्या थी अगर आपको याद हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो क्या आएगा सर। जो आप बोल रहे हो वो भी सही है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन मैं मैथमेटिकल फॉर्म पूछ रहा हूँ ना। तो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। यानी अगर आपने चार्ल्स लॉ को साबित करना है तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का जवाब क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर है, वॉल्यूम है सर हमारे पास, ठीक है। मुझे इसके डिवाइड में क्या चाहिए, टेम्परेचर। क्या अभी आपके पास यहाँ, अच्छा ये जो स्टेप मैंने किए हुए थे बॉयल्स लॉ के लिए किए हुए थे, यही यहाँ तक स्टेप किसके हैं, चार्ल्स लॉ के। जहाँ तब्दीली करनी होगी कर लेंगे, मैं अलग से मिटाता लिखता। आपको पता है पाकिस्तानी अपने लिए आसानियाँ करते हैं, तो मैंने भी अपने लिए आसानी की, ना मिटाया, यही सारा है, ठीक है। फिर वही mv² की जगह क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों लिख रहे हैं सर, कोई वजह अगर इसकी साइंटिफिकली हम सोचें, लॉजिकली सोचें, तो ये है कि सर काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर। क्या मिलेगा सर काइनेटिक एनर्जी से, टेम्परेचर, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए वॉल्यूम के डिवाइड में क्या होना ज़रूरी, टेम्परेचर का होना क्या है ज़रूरी है। तो वही काम समझो, हम वही तरीका कर रहे हैं सर, सारा वही कर रहे हैं। PV इक्वल्स टू 1/3 N, mv² की जगह क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। और वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पर मॉलिक्यूल की कितनी है सर, 3/2 kT। अब V के साथ P नहीं चाहिए अब के बार, सही है। ये तो खैर आप स्टेप बेशक आगे पीछे कर दो, कोई मसला नहीं कि सर इधर मैं अगर V इधर ना लिखूं इधर लिखूं तो क्या वो मेरा काट देगा पूरा, तो भी वो काटेगा नहीं। लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम के डिवाइड में हमें क्या चाहिए, T। तो वॉल्यूम के साथ P चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए ना, तो P यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 और ये साथ में कौन आ गया, प्रेशर आ गया P। फिर क्या लिखा है N। और आसानी करना चाहो तो 2 इस 1 के साथ क्या हो रहा है, 2 1 जा 2। और फिर क्या लिखा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि किसके बराबर, 3/2 kT के बराबर। देखो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा सर, ये ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 3। अब उधर वॉल्यूम है, डिवाइड में क्या चाहिए, T आ सकता है कहीं से, T यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, N बचा अपॉन P। फिर दिल कर रहा है सर इसकी जगह लिख दूँ कांस्टेंट। जो आपके दिल में आएगा हम आपकी बात नहीं सुनेंगे सर, आप साबित करें कैसे। हाँ भाई बताओ भाई, मिस्टर जमाल बताएं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि सबको समझ में आए ना, बात जम पे नहीं मारनी है। N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट,
के प्रेशर का कांस्टेंट है सर। शॉल्स लॉ की शर्त है कि प्रेशर क्या हो दोस्तों, ये सभी क्या हो गए सर, ये हो गया कांस्टेंट। चले जी, और ये मो अपॉन टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट, हैंस प्रूफ। चलो लिख लो।